नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करेंगे बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखूंगी और फिर आप जो राय चाहें वो बना सकते हैं। अगर मैं विपक्ष से सवाल करती हूं तो उतने ही सवाल सत्ता से भी करूंगी, किसी एजेंडा के तहत नहीं, बल्कि आप तक सच पहुंचाने के लिए। आज की बड़ी बहस, किस तरह से किसानों ने ठुकराया सरकार का लिखित प्रस्ताव। सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने पहली बार किसानों को लिखित में एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें ज्यादातर बिंदुओं पर सरकार ने कहा कि वो विचार करेगी और अमेंडमेंट्स के लिए भी सरकार तैयार है, ऐसा सरकार ने कहा। लेकिन किसानों ने एक सिरे से सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया और आंदोलन को और तेज करने की धमकी दे डाली। तो आइए नजर डालते हैं कि सरकार ने किसानों को क्या प्रस्ताव दिए हैं। अब देखिए एक एक करके कि क्या प्रस्ताव सरकार ने दिया है। एपीएमसी एक्ट यानी कि मंडी सिस्टम को मजबूत करना, यह पहला प्रस्ताव था सरकार का। उसके बाद सरकार ने कहा कि ट्रेडर्स के साथ व्यापार को सिस्टमैटिक तरीके से लागू किया जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रस्ताव था कि किसी तरह की दिक्कत होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का विकल्प वो किसानों के सामने रहेगा। एमएसपी जारी रहने का प्रस्ताव और पराली जलाने के खिलाफ सख्त हुए कानून में भी कुछ संशोधन की बात सरकार ने कही थी। तो ये सारे प्रस्ताव सरकार ने लिखित रूप से औपचारिक तरीके से पहली बार किसानों को भेजा। लेकिन किसानों ने एक दोपहर में बैठक की, उन्होंने सारे प्रपोजल्स को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा। जितने भी प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिए थे, उन सारे प्रस्तावों को पढ़ने के बाद देर दोपहर यानी कि लगभग शाम हो रही थी, उसके बाद किसानों ने फैसला किया कि वो इस प्रस्ताव को खारिज कर देंगे, यानी कि रद्द कर देंगे। उसके बाद किसानों ने कुछ फैसले लिए हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं कि किसानों ने अब क्या फैसला लिया है। किसानों ने अब यह फैसला लिया है कि पहला तो यह कि वो लिखित प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया। फिर नया प्रस्ताव लाएगी सरकार अगर, तो वो विचार करेंगे। दिल्ली की सड़कों को जैम करने का निर्णय लिया है किसान नेताओं ने। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी के मंत्रियों का करेंगे घेराव और बहिष्कार। रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान है, यानी कि किसानों ने कहा है कि रिलायंस और अदानी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करेंगे। उसके बाद दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को रोका जाएगा। पूरे देश में अब और तेज होगा आंदोलन, इस बात को भी किसान नेताओं ने क्लैरिफाई किया है। 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का घेराव होगा। 14 दिसंबर को ही हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा। 12 दिसंबर को हर सभी टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे ये किसान। कृषि कानूनों को वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा और कानून रद्द होने तक जारी रहेगी जंग, ऐसा बोला है किसान नेताओं ने। और एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, इस बात को भी किसानों ने कहा है। यानी कि सरकार ने एक लचीला रवैया दिखाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उन अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हैं, आपको लिखित में भी देते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। यानी कि अभी भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। और गतिरोध ही नहीं, बल्कि किसानों ने सरकार को धमकी दी है कि ठीक है, आप अगर कृषि कानून वापस नहीं लेते हैं तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इस आंदोलन को और उग्र किया जाए। और उन तमाम फैसलों को जिनको अभी हमने आपको दिखाया है, उस पर ये किसान नेता अमल होंगे, यानी कि टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की बड़ी बहस से, लेकिन नजर डालते हैं आज के हमारे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स पर। क्या है हमारे आज के टॉकिंग पॉइंट्स? सरकार के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया इन किसानों ने? क्या बातचीत का दरवाजा हुआ बंद? कैसे जीतेगी सरकार किसानों का भरोसा? यह भी एक बड़ा सवाल है इस समय। कृषि कानून पर कायम सरकार
क्या है किसानों के पास विकल्प? किसानों के उग्र आंदोलन से क्या दबाव में आएगी सरकार? और क्या किसानों का असली गुस्सा उद्योग घराने पर है? तो इन सारे मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे और शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस से और अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता संदीप द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीतपाल सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जावंडिया जी, किसान नेता, महाराष्ट्र से एक बड़े नेता हैं, शेतकारी संगठन के हेड भी रह चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जावंडिया साहब। और अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि खेती और किसानी की रिपोर्टिंग में उन्होंने कई आयाम हासिल किए हैं और काफी बड़ा नाम खेती और किसानी की रिपोर्टिंग में है। आपका भी अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज की बहस मैं शुरू करूंगी विजय जावंडिया जी से, क्योंकि आज किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया है। जावंडिया साहब, ये बताइए कि अगर सरकार ने एक लचीलापन दिखाया और सारे बिंदुओं पर, चाहे वो हम मंडी सिस्टम की बात करें, चाहे एमएसपी की बात करें, चाहे बिजली बिल की हम बात करें, सभी चीजों पर लगभग सरकार मान चुकी थी कि वो अमेंडमेंट्स लाने के लिए तैयार है, तो फिर भी आज किसानों ने प्रस्ताव को ठुकराया। उसका कारण क्या था? मुख्य कारण क्या है कि आज किसानों ने एक सरकार को धमकी भी दी और प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया? प्रस्ताव में जो बातें कही गई है उसमें नयापन कुछ भी नहीं है। पहले दिन से जो चर्चा चल रही उसी का वो रिपीटेशन है। और सरकार ने कि हम ये करेंगे तो उसका एश्योरेंस क्या है? अब एमएसपी के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे एमएसपी चल रही थी वैसी ही चलेगी। जी, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अगर ये 3 कानून लाने वाली मोदी सरकार को ये विश्वास है कि एपीएमसी के मंडी के बाहर जो भी नए व्यापारी आने वाले हैं वो किसानों को अच्छा दाम देने वाले हैं और 70 साल का शोषण बंद होने वाला है, तो फिर एमएसपी से तो ज्यादा दाम मिलने वाला ही है ना। तो फिर एमएसपी को लीगलाइज करने की बात को क्यों नहीं वो कबूल कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मोदी सरकार के बारे में विश्वास नहीं रहा है किसानों को। अब देखिए बात कैसी कर रही है बीजेपी वाले। हम चुनाव जीत रहे हैं, अब राजस्थान में चुनाव जीत लिया है, हैदराबाद में भी हमने चुनाव जीत लिया है और चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब अगर ये सब बिल्कुल सही है तो फिर इतने लोग बेचारे हमारे किसान ठंडी में क्यों मर रहे हैं? कल एक 32 साल के युवक की वहां ठंडी से मौत हो गई। मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बोलने वाले हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का 70 साल, कांग्रेस का 70 साल, तो हम ये भूलेंगे क्या कि नरेंद्र मोदी जी ये 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह जी भी 15 साल मुख्यमंत्री थे, रमन सिंह जी भी 15 साल मुख्यमंत्री थे। खेती तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक राज्य का विषय है। मुझे बताइए, तीनों मुख्यमंत्रियों ने मनमोहन सिंह सरकार की कृषि नीति के खिलाफ कभी कभी आंदोलन किया क्या? और ये कहते कि हमने दाम बढ़ाए। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, बीजेपी के नेता को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2008-9 में मनमोहन सिंह सरकार ने कृषि उपज के जितने दाम बढ़ाए थे उतने कभी भी बढ़ाए नहीं गए। 2000 का कपास का दाम 3000 किया था, एक मिनट 550 का दाम धान का 750 किया था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को 2010 18/9/2010 ये चिट्ठी है, ये नरेंद्र मोदी जी को मैंने लिखी थी, क्योंकि 2 साल मनमोहन सिंह सरकार ने कपास के दाम में 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं की थी। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप प्रभावी मुख्यमंत्री है, कपास पैदा करने वाले राज्य के हैं, आप मनमोहन सिंह के ऊपर दबाव डालिए और वो 3000 रुपए का ही कपास का दाम 3 साल से रख रहे हैं, आप उसको बढ़वा लीजिए। कुछ नहीं किया मोदी जी ने। मेरे को चिट्ठी आई है मोदी सरकार की कि हमने 3200 रुपए दाम मांगा है। अब मुझे बताइए कि 3000 रुपए मनमोहन सिंह जी के और 3200 रुपए मोदी जी के क्या डिफरेंस है? और ऐसा प्रधानमंत्री देश का, ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो किसान कैसा विश्वास करेगा? आपने जो मुद्दा उठाया है विजय जावंडिया जी, जावंडिया साहब, आपने जो मुद्दा उठाया है वो वाकई में उसमें तथ्य है, आधार है। लेकिन संदीप, आपसे मेरा सवाल है कि विजय जावंडिया जी जो कह रहे हैं कि आज किसानों ने मोदी सरकार का भरोसा खो दिया है। आपकी पार्टी ये कहती है कि आपने राजस्थान में चुनाव जीत लिया, हैदराबाद में चुनाव जीत लिया, तो क्या चुनाव जीतने से
आप किसानों का भरोसा जीत सकते हैं? कैसे जीतेंगे? आज तो एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है किसान और केंद्र सरकार के बीच में। देखिए, एक सेंटेंस में आप ये कह सकते हैं कि क्या चुनाव जीतने को आप किसानों का भरोसा कह सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पार्टी जीत रही है तो इसीलिए जीत रही है कि गरीब और जो कहीं ना कहीं दबा कुचला तबका था और जो हमारे किसान भाई थे उनका हमने दिल जीता है, उनके साथ हम दुख दर्द में खड़े हुए हैं, उनके लिए हमने विकास का काम किया है, इसलिए कहीं ना कहीं हम चुनाव जीत रहे हैं। हम किसी एक व्यक्ति की वोट से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। जिस देश में 70% से ज्यादा पॉपुलेशन किसी ना किसी तरीके से किसान घराने से बिलोंग करती हो, उस देश में अगर कोई पार्टी चुनाव जीत रही है तो इसका मतलब उस पार्टी को पूर्ण रूप से इस देश के किसानों का समर्थन है। दूसरी चीज मैं जावंडिया जी से पूछना चाहूंगा, क्या पंजाब जहां ये कानून लागू नहीं हुए वहां का किसान डिसाइड करेगा कि इस देश का किसान क्या चाहता है, या हरियाणा का किसान जो कहीं ना कहीं जानबूझ के एक बहकावे में उसको चला गया है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिला है, आज पूरे देश का किसान। देखिए, बात फिर से वही घूम फिर के राजनीतिकरण की आ गई। अब इसमें मैं प्रीतपाल सिंह जी को लाना चाहूंगी कि आप बार बार इस बात का मेंशन होता है कि पंजाब के किसान, यानी कि जो पंजाब के किसान हैं वो वाकई में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दुष्कर्म कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं की अगर आप भाषा देखें और जिस तरीके से केंद्र सरकार बार बार इस बात को कह रही है, अमरिंदर सिंह को भी विलिफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग राजनीति के लिए किसानों के साथ खड़े हैं? आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? प्रीतपाल जी। देखिए मैडम, बात ऐसी है कि जो संदीप जी बोल रहे हैं कि पंजाब का किसान, ये वही पंजाब का किसान है जो लैंड में 50% डालता है और कोई किसी जगह का किसान नहीं डालता। जो आप बड़े हुए हो ना अनाज खाकर, वो पंजाब के किसान ने बोया हुआ था, इसलिए बड़े हुए। अगर तब ना डाला। एक सेकंड, हाँ, आप प्रीतपाल जी पहले बात पूरी कर लीजिए। अमेरिका के सुअर खाते थे कनक, वो अनाज हमारे लोग खाते थे। तो ये पंजाब का किसान था जो हरित क्रांति लेके आया, ये हरियाणा का किसान था जो हरित क्रांति लेके आया, बाकी जगह का नहीं था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी मांग रहा है। और मैडम आज देखिए, जो अमेंडमेंट्स प्रस्ताव पेश किए हैं सेंटर की गवर्नमेंट ने किसानों को, उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स उसको राज्य सरकार तय करेगी। जो पैन कार्ड वाला इशू था रजिस्ट्रेशन वाला, उसे भी राज्य सरकार तय करेगी। नई मंडी पर टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना, वो भी राज्य सरकार करेगी। इसीलिए कह रहे हैं, जब राज्य सरकार के राइट्स हैं, फेडरल ढांचे पे सीधा हमला है। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये सारी चीजें सोचकर बनाए, 3 साल लगे थे उसे बनने के लिए। प्रीतपाल जी मुझे ये बताइए, अधिकार क्या है? प्रीतपाल जी, और यहाँ के एक केंद्र सरकार अपनी तरफ से सारी चीजें क्लैरिफाई कर रही है कि वो ये चेंजेस लाने के लिए तैयार है। आपकी जो लड़ाई है वो फेडरल राइट्स के लिए है, राज्य के अधिकारों के लिए है, या वाकई में किसानों के साथ जेन्युइनली जुड़े हुए हैं? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। मैडम, कृषि हमेशा राज्य सब्जेक्ट है। अगर हमारे किसान की क्या क्या दिक्कतें हैं वो राज्य तय करेगा ना। वो महाराष्ट्र का किसान की क्या दिक्कत है वहां का लोग वहां की सरकार तय करेगी। वही दिक्कतों के कारण राज्य सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया था, जिस चीज का उन लोगों का शोर है, किसानों का भी। अगर हमारी राज्य सरकारें एग्रीकल्चर, बिल्कुल एग्रीकल्चर राज्यों के अधिकारों में ही आता है। लेकिन मेरा सवाल अरविंद जी से है और मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा इसे बता पाएंगे कि अरविंद जी, आज पूरी लड़ाई है। अब देखिए, अगर बीजेपी, जैसे अभी संदीप भी कह रहे थे कि जो पंजाब का किसान है, पंजाब के किसान को अलग क्यों किया जा रहा है इस समय? आपको लगता है कि कहीं पर ये अलगाववादी भावना भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है कि पूरे देश का किसान एक तरफ और पंजाब या हरियाणा का किसान एक तरफ? तो आज इस किसान को अलग से क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि ये जो दोनों राज्य थे वो फूड बोल कहलाते थे, सबसे ज्यादा अनाज की उपज उन्होंने किया। अभी प्रीतपाल सिंह जी ने भी कहा कि पूरे देश के लोग आज पंजाब के किसानों का उगाए हुए अनाज पर ही आज बड़े हुए हैं। आज हम उन किसानों को क्या हम अलग तरीके से देख सकते हैं? किसान तो किसान है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो। नीलू जी, आपने बहुत बढ़िया एक सवाल पूछा है, क्योंकि आमतौर पर जब किसान आंदोलन जब से चल रहा है तब से ये हो रहा है कि भाई ये आंदोलन है किसका? इसमें तो केवल पंजाब और हरियाणा के किसान जो है शामिल है जी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये जो है, सबसे कम जमीन पंजाब के पास, सबसे कम जो है आबादी उनकी है भारत में। अगर आप देखेंगे जो जितना फूड सिक्योरिटी भारत की, ये राज्य जो है दोनों
संभाल रहे हैं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है पिछले 50 सालों में, जो पंजाब और हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है। और उसी के आधार पर अगर आप देखिए कि जो कोरोना का क्राइसिस आया और सरकार ने क्लेम किया कि हमारे पास 800 लाख टन जो है अनाज हमारे पास जो है सेंट्रल पूल में पड़ा हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी राज्य का रहा तो हरियाणा पंजाब का रहा। और अभी खरीद क्या हुई है, ऐसा नहीं कि पंजाब के किसान की ही गेहूं और धान की खरीद हो रही है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पंजाब को चैलेंज करने के लिए इस बार जो है 2020 में मध्य प्रदेश में पंजाब से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है जो है जी। अभी जो राइस का प्रोक्योरमेंट का जो सीजन चल रहा है आज के तारीख में, उसमें सबसे ज्यादा जो है राइस जो है पंजाब दे रहा है इस क्राइसिस में। तो सवाल यह है कि एक ऐसा राज्य जिसने हमें फूड के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता दिया, और अभी भी आप जब दुनिया की तुलना करते हैं किसी देश से, अगर आप चीन से तुलना करें और कहीं करें, तो जवधिया जी जहां बैठे हैं, नागपुर का जो इलाका है वो तो इरिगेटेड एरिया नहीं है, सबसे कम असिंचित माने सिंचित इलाका जो है विदर्भ इलाका है जहां जवधिया जी बैठे हुए हैं। उनको सब्सिडी भी नहीं मिलती, वहां मंडियों की स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन पंजाब जो है आज करीब 100% इरिगेटेड एरिया है, और उसके नाते जो सरप्लस जो व्हीट और राइस पैदा कर रहा है उसके साथ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी दे रहा है भारत में। लेकिन आपने सही कहा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आज अरविंद जी ने। संदीप, मेरा लेकिन सवाल यह है कि आज आप पंजाब के किसानों को बाकी राज्यों के किसानों से अलग क्यों देख रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है? नीलू जी, इसमें एक चीज और जोड़ के खत्म करूंगा, एक सेकंड, बातों में छिपा है कि ये जो अरविंद जी मैं आती हूँ आपके पास, पंजाब अरविंद जी मैं आपके पास आती हूँ। हाँ संदीप, आप अपनी बात को पूरा करिए, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। देखिए, जिस तरीके से प्रीतपाल जी ने कहा कि पंजाब का किसान सबसे ज्यादा अनाज प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात आपने कही। दूसरा, अब मैं आंकड़ा आपको बता दूं, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा मंडियां हैं, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा बिचौलिए हैं, और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा भंडारण होता है। इसका दूसरा मायना आप देखिए कि पंजाब के अंदर किसान नहीं है, पंजाब के अंदर बड़े व्यापारी हैं जो बड़े जोत के किसान हैं। एक्चुअल में एमएसपी की किसको मांगना चाहिए? जो बुंदेलखंड का किसान है, जो मराठवाड़ा में जो किसानी करता है, जो आपका विदर्भ में किसानी करता है। क्या उसने एमएसपी की बात की? क्या वो आपके समर्थन में आया? मैं वही चीज साबित करना चाह रहा था कि ये व्यापारियों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये मंडी के दलालों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुर्गों का आंदोलन है, जिनके सहमत से विजय जी मैडम, आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्टेटमेंट कि जी बोलिए प्रीतपाल जी। किसान है, 15 लाख आदमी बैठे हैं, 15 लाख बचौलिया नहीं, व्यापारी है, व्यापारी। चलिए, अब ये व्यापारी है या किसान? एक मिनट, मैं विजय जावंडिया जी को यहाँ पे लाना चाहूंगी। विजय जावंडिया जी, बीजेपी का ये आरोप है, आज कर रहे हो आप लोग। देखिए, पंजाब के किसान को एक अलग भावना से देखा जा रहा है। विजय जावंडिया जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा आंदोलन है ये व्यापारियों का है या वाकई में किसानों का है? देखिए, अगर ये व्यापारियों का आंदोलन है, ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेता का मत है, तो मोदी जी हिम्मत करे ना कि पंजाब में एमएसपी की खरीदी नहीं होगी। क्यों नहीं हिम्मत करते बोलने की? और ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, एमएसपी की जरूरत बुंदेलखंड में है, विदर्भ में है। कल हमारे यहाँ अमरावती जिले में अचलपुर तहसील में किसानों ने रास्ता रोक के कपास के खरीदी केंद्र को शुरू करवाने का लेखी पत्र कलेक्टर के पास से लिया है, और सीसीआई का केंद्र वहां शुरू होना। क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सत्ता में है ना, और मराठी में एक कहावत है कि सत्ते पुढे शहाणपण चालत नहीं, सत्ता के सामने कुछ चलता नहीं है। पर एक और अंग्रेजी में कहावत है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। ये हालत बीजेपी हो गई। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता था, देवेंद्र फडणवीस के पिताजी के साथ में मैं नागपुर में जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का काम करता था। क्या बात करते हैं ये? देखिए, मेरा सीधा सवाल ये है कि इतना किसान असंतोष व्यक्त कर रहा है, देश भर में किसान असंतोष व्यक्त कर रहा है, 72 महीने हो गए मोदी जी को। एक बात को सुनना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ है, और खुद आप मान रहे हो कि हम इसमें दुरुस्ती करने के लिए तैयार है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ नीलू जी कि 3 कानून कुछ दिन के लिए सस्पेंड रख दीजिए ना। और संदीप, ये बड़ा एक वाजिब सवाल उठाया है जावंडिया साहब ने। एक मिनट, एमएसपी ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये कहे कि
एपीएमसी मंडी के बाहर आपको अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो हमारी एमएसपी की दुकान ये 12 महीने ही चालू रहेगी। देखिए आज क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, 2 महीने से गेहूं खरीदी की जाती है। आज आप मध्य प्रदेश में आइए, इस भाई साहब को बीजेपी के मैं बुलाता हूं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आज गेहूं को एमएसपी नहीं 1300 रुपए में बेचना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है संदीप, मुझे ये बताइए, संदीप जी मुझे ये बताइए कि आज किसानों का भरोसा खो बैठे हैं। देखिए किसान नेता खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये व्यापारियों का नहीं बल्कि किसानों की प्रॉब्लम है। आज सरकार के लिए इतनी बड़ी मुश्किल क्या है? अगर आप थोड़े दिनों के लिए इस कानून को सस्पेंड कर दीजिए, किसानों को बुलाकर बातचीत करिए, जो कि आपने की, उससे कोई नकार नहीं रहा है। बातचीत हुई लेकिन बातचीत सकारात्मक ढंग से नहीं हुई। किसानों को सुन तो लीजिए। ऐसा एक इंप्रेशन जा रहा है कि सरकार ने बातचीत की लेकिन किसानों के जो असली मुद्दे थे उनको हल करने की कोशिश नहीं किया। तो क्या ये इतना मुश्किल है बीजेपी सरकार के लिए? देखिए अगर इन कानूनों को सस्पेंड करने से किसानों की समस्या का हल निकलता तो पंजाब का किसान क्यों धरने पर निकला? वहां तो कानून लागू नहीं किए। और अमरिंदर सिंह और कांग्रेस जो इसका कहते हैं कि नहीं एमएसपी लागू होना चाहिए, राज्यों के अधिकार के अंतर्गत आता है, लागू करते हैं अपने यहाँ, अपने आप समस्या का खत्म, मोदी सरकार बैकफुट पे आ जाएगी, कांग्रेस पूरे देश में छा जाएगी। लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने जो पंजाब और हरियाणा की बात की थी, देखिए सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रीतपाल जी उनको बात अपनी पूरी करने दीजिए। प्रीतपाल जी इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात कहिएगा। हाँ संदीप, बिचौलिए जो बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि उस किसान का अनाज बाहर खरीदे। समस्या यह है कि मंडियों में अगर 20 रजिस्टर्ड किसान है तो बाहर कोई 21वां नहीं खरीद सकता। किसान की मजबूरी है कि उसको उन्हीं 20 के बीच में बेचना पड़ेगा और यही समस्या की जड़ है। मोदी जी ने मंडियां खत्म नहीं की हैं, सिर्फ उन बिचौलियों को खत्म किया जो 20 कब्जा जमाए बैठे थे मंडियों पे। अगर बाहर 21वां आके किसान को एमएसपी से ज्यादा प्राइस दे रहा है तो किसान बाहर बेचेगा। क्यों 6% मंडी में देगा और फिर उस बिचौलिए के दबाव में 1800 का माल 1200 में बेचेगा? यही इनकी समस्या की जड़ है। दूसरी चीज देखिए, हो सकता है मैं काफी चीजें इस आंदोलन से मैं खुद स्वीकार करता हूं कि काफी चीजें ऐसी थी जो सरकार को लगा कि किसानों की बातें मानने लायक है और सरकार ने मानी। उन पर सरकार ने कहा कि हम कानून पारित करके उनको लागू करेंगे। लेकिन कुछ चीजों को लेकर अब जावंडी ये कह रहे हैं कि आप कानून कैंसिल कर दो। क्या कानून कैंसिल करने से एमएसपी लागू हो जाएगा? कैंसिल करने की नहीं, उसको थोड़े दिन सस्पेंड करने की बात कही है जावंडिया जी ने। ये नहीं बोला कि आप रद्द कर दीजिए। अभी तक जब कानून नहीं था तो क्या एमएसपी पे ही पूरे देश में अनाज खरीदा जा रहा था? देखिए मोदी सरकार ने इन 3 कानूनों के साथ में 1 मिनट में समय लूंगा, इन 3 कानूनों के साथ में एक चीज और बहुत अच्छी बात की थी कि पूरे देश में हमें कहीं ना कहीं वन नेशन वन फसल पे काम करना चाहिए। उसके पीछे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं ना कहीं अभी क्या होता है कि अगर गेहूं महंगा है तो उस साल किसान गेहूं ज्यादा वो देता है, चावल महंगा है तो एक साथ किसान ने चावल भी दिया, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो प्राइसिंग कम आती है। नहीं देखिए संदीप, लेकिन एमएसपी की बात पर आदमी कैसे भरोसा करे? एमएसपी तो अभी मिल नहीं रही है। 23 क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी निर्धारित की गई है उसमें कितने क्रॉप्स है जिसपे एमएसपी किसानों को मिल रही है? सारे किसान इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप एश्योरेंस दे रहे हो कि नहीं एमएसपी नहीं खत्म होगी, एमएसपी पे किसान अपना अनाज बेच सकता है, लेकिन कहां मिल रही है किसानों को एमएसपी? ये चीज केंद्र सरकार को क्यों नहीं दिख रही? जी जावड़िया जी, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। हाँ, अमरिंदर सिंह के पहले जब प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार पंजाब में थी तो इन्होंने जो व्यापारी थे उनको पंजाब में अनाज खरीदने से रोक लगाने का एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस पे इन्हीं अमरिंदर सिंह का बयान था कि व्यापारियों को आप निकाल के किसान का दाम सस्ते दामों में बिचौलियों को दिलवाना चाह रहे हैं। ये तब वही कह रहे थे कि आप बिजनेसमैन को लाइए। देखिए ये किसान पहले भी एक बहुत बड़ा किसानों का धड़ा रहा जो ये चीज कहता रहता है कि एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन होना चाहिए, तभी टेक्निकली और कॉम्पिटिटिवली किसान की होगी। और कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है। सरकार ने यहां हालांकि ये भी चीज 100% इंश्योर की है कि किसी भी तरीके से कोई भी बिजनेसमैन ना प्रॉपर्टी खरीद पाएगा, ना ही किसी तरीके से किसान को बाध्य करेगा। इवन प्रोविजंस नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो वहां पर है ना कि आपके कहने के बावजूद किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है। वही कारण था कि आज पूरे प्रस्ताव को रद्द कर दिया किसानों ने, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। प्रीतपाल जी मुझे ये बताइए कि जो बार बार ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि पंजाब में व्यापारियों का गढ़ है, मिडिलमैन का गढ़ है और ये सारे मिडिलमैन और व्यापारी ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करते हैं, तो आज अगर बिचौलियों को खत्म करने की बात कही जा रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वोट बैंक का भी डर है आज अमरिंदर सिंह को कि भाई अगर ये मिडिलमैन और व्यापारी खत्म हो जाएंगे तो पार्टी को फंडिंग कौन करेगा? प्रीतपाल जी, मैडम आड़तिया तो सिर्फ 50,000 आदमी है। आड़तिया तो जिसको बिचौलिया कह रही हो ना, वो बिचौलिया नहीं आड़तिया है और वो सर्विस प्रोवाइडर है।
बीच से दलाली लेता। ये भाई साहब की ना जानकारी दुरुस्त कराइए, ये बैठ तो गया प्रवक्ता के नाते, बट इन्हें नॉलेज कम है। हमारा जो आड़तिया है वो सेंट्रल सरकार से उनको देता है, किसान को चार्ज नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि अमरिंदर सिंह की सरकार एक सेकंड संदीप, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, अरे अमरिंदर सिंह की सरकार लॉ लेकर आई है एमएसपी का, आपके गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति के पास भेजे, हमने एक दिन का धरना दिया जंतर मंतर के ऊपर, और हम एमएसपी पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए मांग रहे हैं, अकेले पंजाब के किसानों के लिए नहीं मांग रहे। वो बुंदेलखंड का भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र का भी हो सकता है। एमएसपी का लॉ लेकर आओगे तो पूरे भारतवर्ष के लिए मांग रहे हैं, इसलिए डीरेल मत कीजिए। और तीसरी बात, अगर इतने अच्छे कानून है, गन्ना किसानों का 13,000 करोड़ यूपी सरकार के पास आया पड़ा है, वो दे दीजिए। वो किसने रोका हुआ है? इस चीज के कारण किसान मर जाएगा, इसीलिए 15 लाख किसान सड़कों पे बैठा है मैडम, इस चीज के लिए बैठा है। संदीप बताइए, इसका जवाब दीजिए। जो गन्ना किसान बैठे हैं, जो और भी पेंडिंग इश्यूज किसानों के हैं, वो तो पड़े हुए हैं, तो आज किसानों को कैसे भरोसा होगा उस बात पे जो सरकार इस समय कह रही है? जी संदीप। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो प्रीतपाल जी मतलब जो दूसरों को कहते हैं कि जानकारी के बिना डिबेट में आके बैठ जाते हैं, मुझे लगता है ये अपनी जानकारी दुरुस्त करके आया करें। मंडियों में जो सरचार्ज लगाया जाता है वो किसान पे नहीं लिया जाता, तो किस पे लिया जाता है? क्या वो ब्रोकर अपनी जेब से देता है? आप बताइए। बिल्कुल नहीं लिया जाता। मैं जावंडिया जी को यहाँ पर लाऊंगी, उसके बाद अरविंद जी के पास जाऊंगी। जावंडिया जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है? नहीं, जावंडिया जी मुझे ये बताइए। बीजेपी सरकार ने दिया है, और बीजेपी सरकार में जितनी भी गन्ने की खरीद हुई है पूरा पेमेंट। एक मिनट जावंडिया जी, मुझे ये बताइए, इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। जावंडिया जी मुझे ये बताइए कि जो पूरी फंक्शनिंग है, फोन लाइंस खोल लीजिए, एक यूपी का किसान बता देगा कितने पैसे पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, वो फोन लाइन भी हम खोलेंगे प्रीतपाल जी, आपको बताएंगे, आप उसको देख सकते हैं। नहीं, जावंडिया जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक पार्टीज के मन में या दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है। मैं कृषि बाजार को आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आड़तिया को लेकर कंफ्यूजन है, सरचार्ज को लेकर कंफ्यूजन है? अब ये जो जिस तरह से प्रीतपाल जी और संदीप जी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जानकारी का अभाव है, एक दूसरे के लिए दोनों बोल रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि बाजार की हकीकत क्या है, किसानों को क्या वाकई। जी बोलिए। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ 8.5% टैक्स है, और वो 8.5% टैक्स से राज्य सरकार को रेवेन्यू मिलता है, मार्केट कमेटी को रेवेन्यू मिलता है, 2.5% आड़तिया को मिलता है। ये झगड़ा 8.5% का नहीं है। ये झगड़ा ये है, आज महाराष्ट्र में मेरा गेहूं 1300 रुपए में नहीं बिक रहा है। पंजाब वालों को ये मालूम है कि अगर ये खरीदी बंद हो जाएगी एफसीआई की, तो उनका गेहूं कोई 1300-1500 में भी नहीं खरीदी करेगा। झगड़ा वहां पर है, ये 8.5% का झगड़ा नहीं है। और ये क्या बात कर रहे हैं, नीति आयोग में कृषि मूल्य आयोग को बर्खास्त करने का भी कार्यक्रम है। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी, तब अजीत सिंह जी कृषि मंत्री थे, डॉक्टर हक ये कृषि मूल्य और लागत आयोग के अध्यक्ष थे। दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी कि कृषि मूल्य आयोग का क्या करना चाहिए। उस समय भी ये चर्चा थी कि अब मुक्त अर्थव्यवस्था है, कृषि मूल्य आयोग की जरूरत ही क्या है। पर वो तो अच्छा हो गया कि अजीत सिंह जी के कारण और डॉक्टर हक के कारण वो बर्खास्त नहीं हुआ, और उसी का तो एडवांटेज मोदी जी ने बाद में लिया है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, हमारे लिए तो कांग्रेस क्या और बीजेपी क्या, सबने सत्ता में रहते हुए हमको लूटा है और हमारे खिलाफ काम किया है। मैं यहाँ बता देता हूँ, ये एक और खबर है, चिदम्बरम जब देश के अर्थ मंत्री थे तब गेहूं आयात किया गया था, और तब मैंने उनको लिखा था कि आयात किया हुआ गेहूं सब्सिडी देकर नहीं बेचा जाना चाहिए। सबने हमको लूटा है ना, हम ऐसा नहीं कहते। हमारी मोदी जी से अपेक्षा थी कि ये आदमी कुछ नया करेगा। इन्होंने 7 महीने मांगे थे, अब 72 महीने हो गए। मैं बहुत नम्रता से कहते हैं, बोलते हमने चुनाव जीता। अरे चुनाव जीतने को तो कितने वोट लगते हैं? 100 में से 60% लोग वोटिंग को जाते हैं, और उसमें से जिसको 40% मिलते हैं वो चुनाव जीतता है। तो 100 में के 24 वोट चाहिए ना चुनाव जीतने के। 75 लोग तो आपके विरोध में बैठे रहते हैं ना जी। नहीं, लेकिन इस विरोध को कौन समझ रहा है? क्या वाकई में बीजेपी की सरकार, अरविंद जी आपसे जानना चाहेंगे इस पर, कि किसान विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं,
लेकिन आपको क्या लगता है बीजेपी ने जिस तरीके से राजी हुए, वो थोड़ा लचीलापन उन्होंने दिखाया, पहले तो बातचीत के ही मूड में नहीं थे, पहले फिर बातचीत हुई, फिर उसके बाद प्रस्ताव लेकर आए कि किस तरीके से वो अमेंडमेंट्स करेंगे, लेकिन अब ये पूरा मामला किधर जाता हुआ दिख रहा है? क्या वाकई में बीजेपी इस बात को मान रही है कि ये किसान आंदोलन उनके लिए महंगा पड़ सकता है? अगर बीजेपी ने ऐसा नहीं माना होता तो आप देखिए कि जो उनके इंपॉर्टेंट लोग हैं, कृषि मंत्री से लेके और होम मिनिस्टर अमित शाह जी तक, ये सारे लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये संवाद का कोई रास्ता निकले। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब किसानों को डर क्या हो गया, देखिए कि 3 कानून, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें से कोई भी कानून अगर बचा रह जाता है तो उसका असर, जैसे मान लीजिए मैंने आवश्यक वस्तु अधिनियम है, अब उसमें अगर कारोबारियों के पास ये रहेगा कि वो चाहे जिन वस्तुओं की जमाखोरी रखें जी, तो फिर तो वो पूरे बाजार पर अपने हिसाब से नियंत्रण करेंगे। तीनों कानून जुड़े हुए हैं। तो जावड़िया जी का जो कहना है, वो किसानों का भी ये कहना कि तीनों कानूनों को पहले अलग रखिए और इसके बाद आप बात करिए। क्योंकि जहां तक, और एमएसपी की बात क्यों उठ रही है आज की तारीख में? एमएसपी की बात केवल इसलिए उठ रही नीलू जी, और अब तक क्यों नहीं उठ रही थी, क्योंकि देखिए एमएसपी पर अभी जो शिवराज सिंह ने सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा, आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने जो मॉडल जो अडॉप्ट किया वो पंजाब का ही मॉडल अडॉप्ट किया। आज के तारीख में मंडी का बेस्ट मॉडल पंजाब का है, और पंजाब में सबसे ज्यादा खरीद इसलिए होती है क्योंकि पंजाब में 5 और 6 किलोमीटर के रेडियस पर मंडियां हैं। किसानों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम लगती है, और जो आढ़तिया जिनको हम बिचौलिया कह रहे हैं, उनको भी सरकार के नियंत्रण में रहते हैं वो जी। तो इस नाते वो उस तरह के मिडिल मैन नहीं है जो बाहर बैठ करके खरीदेंगे। बिल्कुल, किसानों को लग रहा है कि अगर बाहर भी आपने मंडियां खोल दी और उनको प्राइवेट प्लेयर को खोल दिया, तो जैसे अभी है, आपको मालूम है इस समय उत्तर प्रदेश में 900 रुपए से लेके 1200 रुपए में धान बिक रहा है जो बाहर जी। हाँ, हमारे रिलेटिव्स ने खुद ही कहा कि बताइए अब 900 से 1200 अगर बिक रहा होगा तो हम क्या करेंगे जो है। और एमएसपी धान का बहुत ज्यादा है। जावड़िया जी जिस इलाके में हैं, वहां दाल के किसानों के पल्सेस के तूर दाल के लिए आंदोलन करना पड़ता है, खरीदिए। तो अब जो सरकार द्वारा नियंत्रित, देखिए किसान तो पैदा करता है 400 फसलें, बिल्कुल, तो जो किसानों, आप ठीक कह रहे हैं, जो किसानों का जो डर है, किसानों का जो डर है वो बिल्कुल एक कुछ प्रस्ताव सरकार देगी उससे नहीं जाएगा। संदीप जी, आपको नहीं लगता है कि जो किसानों के मन में डर भय पैदा हो गया है, उसके लिए किसानों को एश्योरेंस देना, किसानों को एश्योरेंस देने के लिए आपको कुछ ज्यादा बड़े कदम उठाने पड़ेंगे? प्रीतपाल जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि आप किसानों को कैसे एश्योर करेंगे? अच्छा हाँ, बोलिए, एक मिनट प्रीतपाल जी, आप क्या कह रहे हैं, बताइए। नहीं, संदीप जी से पहले मैं बोलूँ क्या? 1 मिनट जी, बोलिए जावड़िया जी। नहीं, देखिए अभी जो दाल की बात कही ना अरविंद सिंह जी ने, देखो इस साल इनकी सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को रद्द कर दिया है, और दाल के तुअर के दाम थोड़े बढ़ने लग गए, 8,000 रुपए तक के गए, तो इन्होंने 4 लाख टन इंपोर्ट करने के लाइसेंस दिए 31 दिसंबर तक के। आज ये परिस्थिति है कर्नाटक में और महाराष्ट्र में कि 5,500 से 5,700 रुपए तक के तुअर के दाम आ गए हैं, और अभी तुअर नई बाजार में आने की है, और तुअर का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए है। तो क्या हमने किसानों ने आंदोलन ही करते रहने क्या कि एमएसपी की दुकान खोलो, एमएसपी की दुकान खोलो? समझ में नहीं आता है कि क्या बात कर रहे हैं। संदीप जी, मुझे ये बताइए, ये तो जमीनी हकीकत है जिस पर विजय जावड़िया जी कह रहे हैं। जी ने जो बात कही, बोलिए। देखिए, हाँ संदीप जी, एक्चुअल में जावड़िया जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि भाई आपने बात सही कही कि 9,000 रुपए दाल का पल्सेस का प्राइस हुआ, सरकार ने बाहर से खरीदना शुरू कर दी। भाई अब सरकार अगर 9,000 के ऊपर जाएगी, कल को अगर 12,000 रुपए या 15,000 रुपए पल्स खरीदी जाएगी तो मार्केट में किस रेट में बिकेगी? तो सरकार को कहीं ना कहीं कंज्यूमर को जो दाल मिलनी है उस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं निगरानी रखनी है। सरकार केवल एक ही डायरेक्शन में तो नहीं सोच सकती, सरकार को तो अपने हर बच्चे के बारे में सोचना है। 5,500 तक के गिराना है? अरे 8,000 तक के रहने दो ना उसको। नहीं, लेकिन संदीप मुझे ये बताइए, एमएसपी को लेकर कानून बनाने में क्या हिचकिचाहट है सरकार को? किसान तो यही कह रहा है ना, आज भी किसानों ने कहा कि एमएसपी को लेकर आप कानून बना दीजिए ताकि किसान अश्योर्ड रहे, एटलीस्ट उनके लिए लीगल प्रोविजन रहेगा। जी
देखिए केंद्र सरकार को बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें राज्य सरकारों के भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल केंद्र सरकार के ही पास पूरे अधिकार हैं। चलिए, तो मेरे पास तो एक राज्य से ऑलरेडी बैठे हुए प्रीतपाल जी, मुझे ये बताइए, देखिए बीजेपी एश्योर कर रही है कि वो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार इस पे सहमति बनाएंगे? पंजाब क्या इस पर डिसाइड करेगा कि वो तैयार है एमएसपी को लीगल प्रोविजन बनाने के लिए, एक कानून बनाने के लिए एमएसपी पर? मैडम, पंजाब की विधानसभा ने ये पास कर दिया है। कानून हमारा गवर्नर के पास पड़ा है, राष्ट्रपति के पास भेज दिए। इसीलिए एक दिन का धरना हम जंतर मंतर पर देख नहीं, आपने कानून पास कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद सारे किसान दिल्ली में आ गए हैं और वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। वो कहते हैं कि लीगल वैलिडिटी तभी मिलेगी जब केंद्र सरकार पारित करेगा ऐसा कानून। तो मैडम, हमने तो विधानसभा में पारित कर सकते हैं ना, विधानसभा में पारित कर दिया, आज तो नेशनल गवर्नमेंट में करना है ना, अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, ये कर नहीं रहे। हमने जंतर मंतर पे धरना क्यों दिया था? हंस तो रहे हैं भाई साहब, क्यों दिया जंतर मंतर पे धरना राष्ट्रपति से मिलने का कि ये कानून पास कीजिए, एमएसपी लीगल राइट दीजिए। पंजाब ने कानून, पंजाब की विधानसभा ने पास किया है। संदीप जी सुन लीजिए, पहले मैंने आपकी आराम से सुनी है। पंजाब की विधानसभा ने पारित किया कि एमएसपी से नीचे कोई भी आदमी खरीदेगा तो 3 साल की कैद होगी। कर देना भारत, क्यों नहीं कर रहे? हमारा मॉडल ले लीजिए। अगर पंजाब की मंडीकरण सबसे अच्छी है, उसे पूरे देश में लागू कीजिए ना। हाँ, इसमें क्या मुश्किल है जावंडिया जी? अगर ये जैसा प्रीतपाल जी कह रहे हैं पंजाब का मॉडल हम क्या पूरे देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं? हाँ बोलिए, बात अपनी खत्म करिए प्रीतपाल जी। मैं क्लियर कर दूं, मैं अपनी बात क्लियर कर दूं। सेकेंडली, एमएसपी का इशू हुआ अभी, आप कह रहे हैं कि 2.5% एमएसपी के गेहूं में दिया, 2.5% इंक्रीज, और देश में महंगाई दर कितने परसेंट चल रही है? 11.5%। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये? एमएसपी मिल गई और जो बनाते भी है वो भी 2.5% पे करते हैं। उसके बाद इनके मैनिफेस्टो में ऐसा कानून लाने की कोई प्रोविजन नहीं थी जो 2019 में लेके आए ये, ना 2014 के में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात करी थी, पर लेके आए शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट जो कह रही है कि जो फूड सिक्योरिटी है उसे भी खत्म कर दीजिए। इसी चीज के शोर के अंदर तो हम आए हैं। और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, सोनाली जी, उसका इफेक्ट आपको भी पड़ा है। 30 लाख मैट्रिक टन आलू यहाँ पे यूपी के अंदर स्टोर करा पड़ा रहा। हमने 70 रुपए किलो खरीदा क्योंकि ये कानून जारी हो गया था कि 100% जब तक मार्केट प्राइस का इंक्रीज नहीं होगा तब तक वो बिचौलियों पर, जो बीजेपी के लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। इन चीज के शोर आपके लिए भी हम तो सड़कों में बैठे हैं। जावंडिया जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, प्रीतपाल जी को मैं सुन रही हूँ, मैंने संदीप को भी सुना, अरविंद जी को भी सुना। मुझे ये बताइए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये नेटवर्क लग रहा है कि इसे ना कांग्रेस की सरकार सॉल्व कर पाई है, ना बीजेपी की सरकार सॉल्व कर पाई है। अब किसानों को यह भी आश्वासन है कि मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार भी इसको कर पाएगी। आगे कैसे बढ़ेगा मामला? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, या इसे जबरदस्ती के लिए कॉम्प्लिकेट किया गया है? जावंडिया जी, देखिए सबसे महत्व की बात यह है कि खेती के लूट किए बिगर कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होता है। रोजा लुक्समबर्ग नाम की जर्मनी की एक इकोनॉमिस्ट थी, उसने कहा था कि कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रॉ मटेरियल आल्सो। और मजदूर सस्ता चाहिए इसलिए अनाज सस्ता चाहिए, और अनाज सस्ता चाहिए इसलिए अनाज पैदा करने वालों को गुलाम रखना चाहिए। ये बात मैंने 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने कही थी मेरे गांव में, और उन्होंने ऐसी मुजोरी नहीं की थी मोदी जी जैसी। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बात से सहमत हूं और सीएससीपी के काम करने की पद्धति में बदल करने की जरूरत है। मैं दिनू जी इतनी बात कहना चाहता हूं हमारे पंजाब के भाई को भी कि कानून कीजिए एमएसपी का, पर एमएसपी का कानून ये ट्रेडर की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, एमएसपी का कानून ये स्टेट की यानी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की है। बिल्कुल, तो एमएसपी कैसे सुनिश्चित करना है ये जिम्मेदारी केंद्र की और राज्य सरकार की। माफ करिएगा जावंडिया जी, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है जावंडिया जी, अगर और लंबी बहस होती तो मैं आपको फिर से एक बार पूछती। लेकिन जावंडिया जी मुझे ये बताइए कि अब ये लग रहा है कि अब कल से जिस तरीके की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी दिखेगी वो ये दिखाया जाएगा कि किसान ही उन्हीं की गलती है, क्योंकि किसान अब ज्यादा उग्र हो जाएंगे, आंदोलन तेज हो जाएगा। तो हो सकता है कि कोई बहुत ही ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाया जाए। तो ये किधर को जाता हुआ पूरा आंदोलन दिख रहा है? सरकार ने तो ये कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेगी, कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। तो किसान किस तरीके से आंदोलन चलाएंगे अब आगे? मैं तो आज
बहुत ही अपने आप को आत्मक्लेश कर रहा हूँ, और ये आत्मक्लेश का किस तरह से मैं व्यक्त करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से हमारे किसान, उनकी माएं, बहनें, पत्नियां, बच्चे वहां पर है, जिस हालत में है, वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। और जिस तरह से भाजपा की मीडिया वहां के काजू किशमिश बता रही है, पर वहां के किसानों का कर्जा क्यों नहीं बताती है? मोदी जी के पास में तो स्टैटिस्टिक्स होगा ना, पंजाब के किसान के ऊपर कितना कर्जा है। मुझे याद है, मैं 82-84 में 90 तक के जाता था, तो पंजाब का किसान बोलता था कि हमारे यहाँ अगर 100 एकड़ जमीन है तो हमारी 120 एकड़ जमीन गिरवी रखी गई है। पंजाब का जो वैभव है वो कर्जे पर है, और अमेरिका, यूरोप, कनाडा में गए हुए उनके बच्चों ने भेजे हुए पैसे से वहाँ की इकोनॉमी है। वहाँ का किसान बहुत अमीर नहीं है, 10 एकड़ के किसान की 5 लाख के रुपए इनकम नहीं है, और उसके कर्जे का ब्याज भी ज्यादा है। वो सब बातें सामने आ रही है ना। और हमारे भाजपा के नेताओं के दिमाग में अभी सत्ता चढ़ी हुई है। भारतीय किसान संघ का जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जरा ये अध्ययन करे और मेरे गांव में आए, हम दिन भर चर्चा करने को तैयार है। चलिए, आप जैसा कह रहे हैं कि आपके गांव में केंद्र सरकार को जाना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारे राज्य और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, और मूलभूत तरीके से किसानों को बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसा लग रहा है किसानों को कि वो सरकार नहीं सॉल्व कर पा रही है। अरविंद जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन मनमोहन जी की सरकार नहीं भाप पाई और उनके लिए महंगा पड़ा, और जिस तरीके से एक एंटी करप्शन कैंपेन खड़ा हुआ, बहुत सालों के बाद किसानों को देखा जा रहा है कि इस तरीके का उन्होंने आंदोलन खड़ा किया है, आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन बीजेपी निपट पाएगी? नीलू जी, मैं जो है आजादी के बाद जो सबसे बड़े आंदोलन हुए हैं उसमें 1989 में जावधिया जी थे, उस समय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर थे। बहुत संक्षेप में चाहूंगी आपका। वो सुनिए, वो आंदोलन भी मैंने देखा, और इसके बाद मैं देख रहा हूँ 88-89 के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई बड़ा चेहरा ना होने के बाद भी जो संगठन है उनमें जिस तरह की यूनिटी दिख रही है आपस में, वो ये दिखा रही कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आने वाला एक ऐसा आंदोलन है जिसने अपने मुद्दों को बहुत विस्तारित किया हुआ है, और इसके साथ धीरे धीरे कश्मीर से कन्याकुमारी जुड़ गया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय शक्ल अख्तियार कर लिया, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लेबर एमपी हैं उन्होंने भी आज जिक्र किया था बोरिस जॉनसन से, और जिसको लेकर वो बोरिस जॉनसन इस पूरी चीज को ठीक से समझ नहीं पाए और ट्विटर पर वो पूरा हंगामा मच गया। लेकिन संदीप, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, किसान बैक डाउन नहीं करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो आंदोलन और तेज करेंगे, तो अब सरकार क्या करेगी? जिस तरीके से किसानों ने फैसला सुनाया है कि वो बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करेंगे, टोल प्लाजा को फ्री करेंगे, तो ये कुछ आम फैसले नहीं है किसानों के, तो बीजेपी अब क्या करेगी? क्या विकल्प है सरकार के पास? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं जो सरकार के हाथ में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार मानने की कोशिश करेगी, और जो मुद्दे हाथ में नहीं है तो फिर देखिए, प्रदर्शन करना किसानों का हक है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार नहीं। तो मान लीजिए कि अगर आंदोलन और उग्र हो जाता है और तेज हो जाता है, तो आप क्या तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे? देखिए, भारत का संविधान आपको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का कहीं ना कहीं अधिकार देता है। अगर आप प्रदर्शन हिंसक करेंगे तो फिर राज्य सरकारों के पास नहीं, हिंसक प्रदर्शन तो अभी तक कहीं नहीं हुआ है, लेकिन जो भी फैसला आज किसानों ने सुनाया है, इसी आंदोलन से बयान आया था ना कि हमने इंदिरा को ठोक दिया, और कांग्रेसी उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो हिंसक कैसे नहीं हुआ? अभी कल भी कुछ जगह से तोड़फोड़ की घटनाओं की खबरें आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार को जो उचित लगा सरकार ने माना, और अगर उचित लगेगा तो सरकार मानेगी। लेकिन आप ये कहिए कि जबरदस्ती नहीं, आप कानून वापस लाइए, जिद है, क्योंकि बिचौलियों की दलाली खत्म हो रही है, तो सरकार मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे मानेगी। नहीं, तो मैं क्या, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या बीजेपी की सरकार अभी भी डिनायल मोड में है? क्या आप देखिए, मुझे क्लियर कट मैं बता दूं आपको, मुझे लगता है कि सरकार किसी भी कंडीशन में इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। हाँ, थोड़े बहुत जो कहीं ना कहीं बदलाव है वो सरकार कर सकती है। चलिए, तो बदलाव सरकार करने के लिए तैयार है, लेकिन उन बदलावों को किसान नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से आज किसानों ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला सुनाया है कि 14 दिसंबर में वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, और हर दिन के लिए उनका कोई ना कोई एक एजेंडा इस समय तय है, चाहे वो बीजेपी के मंत्रियों का घेराव हो, चाहे हर जिले के मुख्यालयों की मोर्चाबंदी हो, तो किसानों ने एक लंबा चौड़ा एक अपना प्लान दिया है, यानी कि किसान पीछे नहीं हटेंगे।
अब ये देखना है कि किसानों की जीत होती है या सरकार की। संदीप द्विवेदी ने इस बार इस प्रोग्राम के जरिए इस बात को क्लियर किया है कि सरकार किसी भी सूरत में कानून को वापस नहीं लेगी, यानी कि टकराव की स्थिति बनी हुई है। और अब यही देखना होगा कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है ये अब आगे किस तरह से चलेगा। इससे पल पल की जानकारी इससे जुड़ी हुई आप तक पहुंचाऊंगी और इसी तरीके की बड़ी बहस आप तक लाऊंगी। सारे मेहमानों का शुक्रिया, संदीप द्विवेदी जी, प्रीतपाल सिंह, विजय जावंडिया और अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे प्राइम टाइम शो में, आप बने रहिएगा इस शो पर। कल फिर जुड़ूंगी आपके साथ 9:30 बजे। आपके YouTube कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बताइएगा आपको कैसी लगी ये बहस। थैंक यू सो मच।